हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आसान है। जैसा कि आप सभी जानते हो, EMRS टीयर 1 का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है और जल्द ही KVS NVS टीयर 1 का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। तो अब बारी है असली जंग की, यानी कि टीयर 2 एग्जामिनेशन। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि पेपर का पैटर्न बदल गया है, डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा नया पेपर पैटर्न है क्या, आपकी आंसर शीट दिखेगी कैसी और उसमें लिखना कैसे है, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की स्ट्रेटजी। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे डिटेल्ड सिलेबस और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके टॉप रिसोर्सेज की, कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है जिससे आप एग्जाम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे एक सैंपल आंसर, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको पेपर में लिखना कैसे है। तो वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं EMRS, NVS और KVS का सिलेक्शन पैटर्न है क्या। पहली बात तो ये कि EMRS के अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला। दूसरी बात ये कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी कि आपने टीयर 2 एग्जामिनेशन के अंदर कैसी परफॉर्मेंस दी है, मतलब कि आपने टीयर 2 के अंदर कितना स्कोर किया है, उस बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो EMRS के पेपर के अंदर 40 तो आएंगे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और 15 आएंगे डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हैं 55। और इन 55 क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम कितना है, 3 घंटे का। 3 घंटे मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में देखो कि ऑब्जेक्टिव है वो कितना है, 1 नंबर का है, तो 40 ऑब्जेक्टिव 40 नंबर के। और वहीं बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, तो एक डिस्क्रिप्टिव अपने पास में है कितने का, 4 नंबर का। कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। तो और इन्हीं 4 नंबर की लड़ाई है। अब बात करते हैं NVS KVS के सिलेक्शन पैटर्न की। तो NVS KVS के अंदर पहली बात तो इंटरव्यू होगा और जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके 3 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे फॉर इंटरव्यू। उसके अलावा अगर पेपर की बात करें तो पेपर के अंदर आपको 60 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और 10 देखने को मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव। वही जो अपने पास में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो होगा 4 नंबर का। तो इन्हीं 4 नंबर की क्या है, लड़ाई है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 70। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है, वही EMRS का पेपर 3 घंटे का था, KVS और NVS का एग्जाम कितने का हुआ, 2.5 घंटे का हुआ। अब देखते हैं कि आपके आंसर शीट का लेआउट कैसा होगा और वो दिखेगी कैसी। तो जहां तक मेरे को लगता है आपकी आंसर शीट कुछ ऐसी दिख सकती है, जिसके अंदर आपको लाइनें मिलेगी और आंसर शीट के अंदर ही क्वेश्चन लिखा मिलेगा और उस क्वेश्चन के नीचे आपको एक लिमिटेड स्पेस दिया जाएगा जिसके अंदर आपको आंसर लिखना है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपको शायद रफ स्पेस ना दिया जाए, कोई रफ काम करने के लिए कोई भी स्पेस ना दिया जाए। तो ये बात अपने माइंड में रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक जो भी आपको बताया जा रहा है, चाहे मैं बता रहा हूँ या फिर कोई कोई और टीचर भी बता रहे हैं, वो सिर्फ अजम्पशन लगा रहा है कि ऐसा हो सकता है। अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि आपकी आंसर शीट दिखेगी कैसी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपकी आंसर शीट है वो कुछ इस तरीके से भी दिख सकती है, जिसमें आपको A4 साइज का प्लेन पेज मिलेगा। उसके ऊपर क्या लिखा मिलेगा आपको, क्वेश्चन, और उसके नीचे क्या है, एक स्पेस मिलेगा जिसके अंदर आपको क्या करना है, अपना आंसर लिखना है। और इन जगह आपको कुछ भी नहीं लिखना, बस इस वाले स्पेस में आपको आंसर लिखना है, जो UPSC फॉलो करती है। आई बात समझ में। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पीछे वाली अपने पास में क्या थी, आंसर शीट थी, उस पर अपने को लिखने की प्रैक्टिस है, ऑलरेडी है, क्योंकि अपन ने जितने भी एग्जाम दिए हैं वैसी आंसर शीट पे अपन ने एग्जाम दिए हैं। बट A4 साइज पे लिखने की अपनी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो प्लीज ये मेरी आपको एडवाइस है, उस आंसर शीट के साथ साथ A4 साइज पे लिखने की भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि आपकी आंसर शीट होने कैसी वाली है। अभी जो ट्रेंड में है, जो बहुत सारे स्टेट फॉलो करते हैं, वो इस वाले मेथड को फॉलो करते हैं, इस आंसर शीट को फॉलो करते हैं वो, ठीक है। तो चांसेस ये हैं कि ये वाली आंसर शीट भी आपको देखने को मिले। तो A4 पे प्रैक्टिस कर लेना,
ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये एक एडवाइस है, ठीक है, क्योंकि बाद में आप लिखना स्टार्ट करोगे यहाँ से और वो ऐसे यहाँ पे जाएगा, क्योंकि अपने को आदत नहीं होती ना, तो अपने को क्या करना है, सीधा लिखना है ऐसे। तो एक बार इस पे आप प्रैक्टिस कर लेना, और प्रैक्टिस के बिना नहीं लिख पाओगे प्लेन पेज पे, ठीक है। अब बात करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो है कि आप एग्जाम में लिखोगे कैसे। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, उसके अंदर जितना पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। ये मैं आपको लास्ट में सैंपल आंसर कराऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है, उसके बारे में और ज्यादा बताऊंगा कि जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, बेफिजूल की बातें नहीं लिखनी है। आपसे अगर नहीं पूछ रखा तो नहीं लिखना, अगर आपने बेफिजूल का लिखा तो वहां पे नंबर कट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों के दिमाग में अक्सर ऐसे कंफ्यूजन पैदा कर देता है, और वो है मेरा वर्ड लिमिट। और बच्चे पूछते हैं कि सर कि इतने नंबर का क्वेश्चन है तो इसके लिए कितने वर्ड सफिशिएंट रहेंगे। तो वर्ड लिमिट का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वर्ड लिमिट आपकी डिसाइड होती है कि पेपर कैसा आया है। अगर पेपर लेंथी है तो वर्ड लिमिट ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो मेरा मानना ये है, और मेरी आपको ये एडवाइस है कि वर्ड लिमिट वाले फैक्टर को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपका एग्जाम कंसेप्चुअल है ना कि थ्योरेटिकल, ठीक है। उसके बाद में देखो थर्ड क्या है, थर्ड है हैंड राइटिंग। और बच्चे कहते हैं कि सर मेरी हैंड राइटिंग तो बहुत ही गंदी है, तो मेरे को तो बिल्कुल ही नंबर नहीं मिलने वाले। तो एक बात ध्यान रखना कि हैंड राइटिंग से ज्यादा जो इम्पैक्ट डालता है वो है प्रेजेंटेशन। अगर आपकी प्रेजेंटेशन बेटर है, अच्छी है, तो हैंड राइटिंग आपका एक माइनर फैक्टर है। जो मेजर फैक्टर कौन सा है, वो आपकी प्रेजेंटेशन। और आप इस प्रेजेंटेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, पहला तो पॉइंट ये है कि पैराग्राफ लिखने की बजाय आप क्या बना के लिखो, पॉइंट्स के अंदर लिखो। किसके अंदर लिखो, पॉइंट्स के अंदर लिखो। सेकंड बात ये है कि आप सेम पैटर्न को फॉलो करो। क्या करो, सेम पैटर्न को फॉलो करो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू लास्ट। कि जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पैटर्न फॉलो किया है, वही किसके अंदर होना चाहिए, लास्ट के अंदर होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे मान लो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया और उसके अंदर आपने 3 पॉइंट बना दिए, और उन पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ए से, बी से एंड सी से। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट कर रहे हो, और अब यहाँ पे जब आपने पॉइंट बनाए हैं, तो उनको भी रिप्रेजेंट करो आप ए बी सी से, ना कि 1 से, 2 से एंड 3 से। किससे रिप्रेजेंट करना है, ए बी सी से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आपको सेम क्या करना है, पैटर्न फॉलो करना है। वो आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब उसके अलावा देखो थर्ड चीज क्या है, थर्ड किस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई हेडिंग बना रहे हो, क्या कर रहे हो, हेडिंग, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको कर दो अंडरलाइन। उसको क्या कर दिया आपने, अंडरलाइन कर दिया है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर आपके आंसर के अंदर कोई डायग्राम है तो उसको तो पक्का 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 बना के आना, उसको नहीं छोड़ना। फिफ्थ पॉइंट ये रहेगा कि अगर आपके आंसर के अंदर कोई केमिकल इक्वेशन है, कोई केमिकल इक्वेशन है, तो उसको भी पक्का 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 लिख के आनी है। केमिकल इक्वेशन आपकी लिखी होनी चाहिए। उसके अलावा मान लो कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और वहां पे आपने कोई फॉर्मूला लिखा है, तो उसको फॉर्मूले को क्या कर दो, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो। उसके बाद जो पॉइंट ये है कि मान के चलो कि आपने कोई डेरिवेशन करना है, फिजिकल केमिस्ट्री का क्या है, कोई डेरिवेशन करना है, तो उसके अंदर आप क्या करोगे कि डेरिवेशन के अंदर कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करना। कहीं ये सोच लो कि ये तो उनको आता ही होगा एग्जामिनर को, नहीं, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। नीट एंड क्लीन आपका क्या होना चाहिए, डेरिवेशन होना चाहिए। और डेरिवेशन करते टाइम आप जब रेफरेंस दे रहे हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो वहां पे इक्वेशन नंबर 2, 1, 3 ये अच्छे से लिखी होनी चाहिए। उसके अलावा मान के चलो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और आपसे पूछ लिया मैकेनिज्म, क्या पूछ लिया, मैकेनिज्म। तो मेरा मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बहुत ही साफ सुथरा, जो खुद बोले कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, कि आपका जो मैकेनिज्म लिखा हुआ वो खुद बोल के कहे कि मैं ऐसे ऐसे बताना चाह रहा हूं। खुद बोलने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो कि आपने ये वाली रिएक्शन करवाई, ठीक है, इसने इस पे अटैक किया, ये मेरा बाहर निकल गया और क्या बना, ये बन गया RNU प्लस में
X नेगेटिव। अब आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन है, ये मेरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपको पता है। और ये बात किसको बतानी है, एग्जामिनर को। तो वहां पे आप फोन करके थोड़ी ना बताओगे कि सर ये वाली रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आपको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये एरो होती है इसके ऊपर लिख दो कि सर इस वाली रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम है। वो इसके अंदर भी कौन सी है, ये है SN2। कौन सी रिएक्शन है ये, SN2। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, मोटा मोटी इन्हीं चीजों का ध्यान रखना। और दूसरा उसके बाद में लास्ट ये कि टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कहीं आप एक क्वेश्चन पे लगे रहो, नहीं नहीं, आपको क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। क्या करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बच्चों के मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन और सबसे बड़ा डर ये रहता है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो सही है या फिर गलत है और मेरे को कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको इधर उधर नहीं भटकना है। एंड मोमेंट है तो आप इधर उधर भटकोगे तो टाइम निकल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि मानो कि अगर आपने जैम की तैयारी की है, या फिर किसी बच्चे ने नेट की तैयारी की है, या फिर आपने गेट की तैयारी की है, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की है, या फिर आपने जेई नीट की तैयारी की है, तो एक बात तो मैं पक्का बता सकता हूं कि आपके पास में इनके हैंड रिटन नोट्स तो होंगे। जैम नेट गेट के इनके क्या होंगे, हैंड रिटन नोट्स तो होंगे। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इन नोट्स को पढ़ दो। जो आप खुद के लिखे हुए नोट्स है ना, इनको पढ़ दो लाइन टू लाइन, एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए कि मेरे नोट्स में ये वाली चीज यहाँ लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके खुद के नोट्स हैं ये, और खुद के नोट्स पढ़ने में ज्यादा दिन नहीं लगते, ज्यादा जोर भी नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि आपने अगर सिलेबस को एनालाइज किया है तो आपको एक बात पक्का पता चली है कि ये सिलेबस कौन सा है, 11th-12th का है। और 11th-12th के लिए क्या है, एनसीईआरटी मेरी क्या है, बाइबल है। तो आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और एनसीईआरटी के पीछे प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी होते हैं और साथ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ एक रेफरेंस बुक अगर फॉलो करनी है तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप, पहले तो मैंने जो दो काम बताए पहले उनको करना, उसके बाद रेफरेंस बुक पे जाना। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप पीएसपी फॉलो कर सकते हो, पूरी शर्मा पठानिया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप सोलोमोन्स फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है सोलोमोन्स। ठीक है, इसके अंदर मैकेनिज्म बहुत ही सुंदर सुंदर लिख रखे हैं। तो आप सेम पैटर्न पे मैकेनिज्म अपने एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हो। तो सोलोमोन्स के अंदर से आप मैकेनिज्म देख सकते हो। उसके अलावा क्या करना है कि जितने भी स्टेट के पीजीटी एग्जाम्स हैं जो डिस्क्रिप्टिव में होते हैं, ठीक है, वो सारी पेपर डाउनलोड कर लो और वहां से देखो क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और डेली आपको 2 से 3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और लिखने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना, अगर आप लिखने पे फोकस ज्यादा कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव वाली चीजों को भूल जाओ, उस पर भी फोकस कर लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी क्या है, जरूरी है। तो दिन में आप 2-3 घंटे क्या करो, लिख के देखो। और फिर आप अपने टीचर से उनसे पूछो कि सर मैंने इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, मैं इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप किसी टीचर से चेक करवा लेना। होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मान के चलो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मान के चलो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। इसमें पूछ रखा है फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप ऑफ H2 एंड NH3। मतलब ये कि आपको H2 और NH3 की क्या निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, ज्योमेट्री निकालनी है, देन शेप निकालनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि आप इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी है, ना कि डिफाइन करनी है। तो आप यहाँ पे आप डिफाइन मत करने लग जाना हाइब्रिडाइजेशन को, आपका टाइम वेस्ट ही होगा। आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूले की नीड है। तो आप आंसर की शुरुआत कहाँ से कर दी, सीधा फॉर्मूले से कर दी। तो आपने लिख दिया फॉर्मूला कि ये वाला फॉर्मूला हमें चाहिए टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। और इस फॉर्मूले के अंदर जो जो टर्म यूज हो रखी है ना, जैसे VMCA, आपने यहाँ पे बता दिया कि VMCA है क्या। और ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले आपने अप्लाई किया किस पे, H2 पे, देन किस पे अप्लाई किया है, NH3 पे, क्योंकि इसी सीक्वेंस में पूछ रखा है। पहले आपको निकालनी है H2 की और देन किसकी निकालनी है, NH3 की। तो आपने H2 की सबसे पहले क्या निकाली है, हाइब्रिडाइजेशन, देन क्या निकाली, ज्योमेट्री,
फिर क्या निकाला आपने, इसकी शेप निकाली, और शेप क्या होती है इसकी, वी शेप है या फिर बैंड शेप है, और किसकी वजह से है, ड्यू टू लोन पेयर। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका रीजन भी लिख दिया। उसके बाद आपने क्या कर दिया, अमोनिया की क्या निकाली, हाइब्रिडेशन, इसी सीक्वेंस में निकालिए, पहले हाइब्रिडेशन निकालते हो, फिर आपने ज्योमेट्री निकाली, फिर क्या निकालिए, शेप निकालिए, और इसका भी आपने क्या लिख दिया है, कारण लिख दिया है कि पिरामिडल होता है बिकॉज ऑफ वन लोन पेयर। अब टाइम है तो आप इसकी क्या बना दो, स्ट्रक्चर बना दो कि पानी तो ऐसे होता है दिखने में और अमोनिया मेरा कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर खत्म, पूरे नंबर आएंगे यहाँ पे। अगर ये 4 नंबर कहती है तो आपको 4 नंबर ही मिलेंगे, कोई कट करने वाला नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका EMRS, KVS, NVS, PGT टीयर 2 का पूरा रोड मैप। देखिए पैटर्न बदलता है लेकिन सब्जेक्ट वही है। डिस्क्रिप्टिव पेपर से डरना नहीं है, याद रखिए हर बड़ा बदलाव एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको ग्रैब करना है। होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उस बच्चे तक पक्का रीच आउट करूंगा और उसकी प्रॉब्लम को पक्का पक्का सॉल्व करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी बना के दे दूंगा, उनके मैं आपको सॉल्यूशन भी करवा दूंगा, ठीक है। और अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो खुद से, तो आप मेरे से चेक भी करवा सकते हो, आप मेरे पास भेज देना, मैं चेक कर दूंगा। अगर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी हुई तो मैं मॉडिफिकेशन करके भी बता दूंगा कि आप यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि मेरा एम क्या है, मेरा एम ये है कि आपको क्वालिटी कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊँ। तो होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।